All right. This is explained page of Indian Express, Tuesday, June 15, 2021. Why we are discussing this? जीडीपी के बारे में बहुत बहुत बेहतरीन इसमें डिस्कशन किया गया है। इसमें कुछ आपको मॉडल्स मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। मतलब समझो कि आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि जीडीपी वेरी इंक्लूसिव, कि हमारे इकॉनमी को, हमारे ओवरऑल इकॉनमी को, सस्टेनेबल इकॉनमी को मेज़र कर सके, तो उसके लिए इसमें आप समझिए कि 70% मटेरियल तो आपको इस एक आर्टिकल में मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जीडीपी को लेके एक डिबेट चल रहा है 2008 से कि जीडीपी कैपेबल है कि नहीं पूरे इकॉनमी को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। ठीक है, फिर बहुत बार ये बात होता है कि जीडीपी से ना कैलकुलेट करके कोई और अल्टरनेटिव मेथड लेके आया जाए, इसको डंप कर दिया जाए। तो इसमें जैसे सवाल का लिस्ट दे दिया गया है कि जस्ट अ सेकेंड, या हाउ एक्यूरेट इज जीडीपी, डज इट सफर फ्रॉम अ फ्लॉ, is it responsible for misdirected policies and flawed economic outcome? Before tackling these questions, it would help to recollect how GDP is defined. तो सबसे पहले तो GDP का हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में किसी देश में जो बनता है वो उस देश का GDP होता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडियरी नहीं, प्रीलिम्स में पूछ दिया जाएगा कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, नो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वर्ड शुड बी देयर। इंटरमीडियरी गुड्स को अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। एरर ऑफ डबल काउंटिंग, अगर आपने इकॉनमी का एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो इंटरमीडियरी गुड्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं एक साल के लिए इंडियन टेरिटरी में। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अब इसमें होगा कि भाई फॉरेन कंपनी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो भी वो हमारे जीडीपी का पार्ट है। ठीक है, इंडियन कंपनी अगर बाहर प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है, अगर अफ्रीका में प्रोड्यूस कर रही है। बट कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, तो ये आईएमएफ का डेफिनेशन है। हुआ क्या है, 2008 में निकोलस सरकोजी, फ्रांस के उस समय के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि लिमिट्स ऑफ जीडीपी को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए। किनको किनको, तीन बड़े इकोनॉमिस्ट को, जिसमें कि इंडियन एक थे अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ भी हैं और जीन पॉल फिटोसी भी थे। ठीक है, तो इन तीनों ने स्टडी किया और 2018 में एक किताब आई, बियॉन्ड जीडीपी। ठीक है, उसी बेसिस पे, स्टिग्लिट्ज़ सेन फिटोसी रिपोर्ट के बेसिस पे बियॉन्ड जीडीपी बुक आती है। इसके अलावा डेविड पाइलिंग हैं जो फाइनेंशियल टाइम्स के इकोनॉमिक एडिटर थे और सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने एक बुक लिखी द ग्रोथ डिल्यूजन। ठीक है, ग्रोथ डिल्यूजन है। और ये बिल जीडीपी को जो हम लेके चलते हैं कि जीडीपी को ग्रो कराना है, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन 2025 तक, $5 ट्रिलियन लेके जाना है। तो ये क्या है कि ओवरऑल जीडीपी में इतना पैसा तो आता है लेकिन उसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सोसाइटी का वेलबिंग नहीं होता है। ठीक है, कैसे, तो इनइक्वालिटी हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लिए, आप पॉल्यूशन नॉर्म्स को नहीं देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉल्यूशन होगा, उससे बीमारी होगी, तो लोग बीमार पड़ेंगे और इसका असर सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा, गरीब पे, पुअर पे, वीकर सेक्शन पे। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसको जीडीपी कैप्चर नहीं करता है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको भी नहीं कैप्चर किया जाता है। तो सिर्फ हम ये देखें कि ओवरऑल हमारे घर में बहुत पैसा आ गया लेकिन बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मम्मी का तबीयत खराब हुआ तो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हुआ है, दादी का तबीयत खराब हुआ तो अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, घर में खाना अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे बन रहा है, तो पैसे आने का क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम अभी भी बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र वाला ही खाना खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, मतलब ढेर सारा पैसा घर में आने का। तो ये है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी और ग्रोथ डिल्यूजन जो डेविड पाइलिंग का कहना है। ठीक है, बट क्या सही में जीडीपी ये इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार जीडीपी है? क्या जीडीपी इन चीज़ों को रोकती है होने से? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्या जीडीपी क्लेम करती है कि हम मेरे से आप कैलकुलेट करोगे तो वेलफेयर भी कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं, पॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट होगा, करप्शन नहीं कैलकुलेट होगा। तो अननेसेसरली जीडीपी को ब्लेम करने का जरूरत नहीं है। जीडीपी इज ए सिंपल मेजर। जीडीपी एक सिंपल मेजर है। किस चीज़ का मेजर है? जीडीपी मेजर करता है कि आपने फाइनली कितना गुड्स एंड सर्विसेज अपने टेरिटरी में एक साल में प्रोड्यूस किया है और क्या प्रोडक्टिविटी है आपकी। ये इंक्लूसिविटी नहीं चेक करता है, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं चेक करता है, ये इक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं चेक करता है, ये करप्शन नहीं चेक करता है, ये टैक्स इवेजन नहीं चेक करता है, ठीक है। तो जीडीपी को ब्लेम करने का ज़रूरत नहीं है। इसी को एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया गया कि जीडीपी तो प्रोस्टिट्यूशन से भी ग्रो करेगा और कोल माइनिंग से भी ग्रो करेगा। हो सकता है कि प्रोस्टिट्यूशन आपके यहाँ बैन हो या इमोरल हो सकता है कोल माइनिंग को लेके आपके यहाँ इन्वायरमेंट को लेके इशूज चल रहे हो तो आप इसको बैन करें, लेकिन ये दोनों से भी जीडीपी ग्रो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी ग्रो भी कर सकता है और साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है आपका प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाएगा। ये सर्विस हो गया और ये गुड्स हो गया, तो ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, इमोरालिटी ऑफ सोसाइटी, सेक्स स्लेवरी हो जाता है, विमेन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, चिल्ड्रंस का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है। फिर डिजीजेज है, एड्स है और इसके अलावा बहुत सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि अनचेक्ड वे में फैलता है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन में किसी को इंडल्ज कराया जाता है। लेकिन क्या होता है, जीडीपी तो ग्रो कर रहा है, लोग तो पैसा खर्च कर रहे हैं, कोल माइनिंग हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रहा है, पावर सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि जीडीपी इस बात का गारंटी नहीं है कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है या बुरा डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जीडीपी सिर्फ इस बात का गारंटी है कि आपके यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ है एक साल में, ये हम बता देंगे। ये आप मेरे द्वारा कैलकुलेट करो, आई विल टेल यू द डेटा द फिगर। बट अगर आप पूछोगे कि बाकी चीज़ें, तो उसके लिए आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के लाओ। पूछा गया क्या इवन इफ इट इज़ नॉट फॉल्टी पर से इज इट एडिक्वेट, क्या एडिक्वेट है? नहीं, एडिक्वेट भी नहीं है। कैसे? आप सड़क पर निकलते हैं, कहीं जाना होता है, रिक्शे में बैठते हैं या ऑटो में बैठते हैं। तो ऑटो में बैठते हैं तो जो आप पैसा देते हैं तो क्या आप उसका बिल लेते हैं? आपने जो सर्विस अवेल किया, क्या आपने उसका बिल लिया? क्या आपने उस पर टैक्स दिया? नहीं ना। ऑटो वाला रोड टैक्स देता है एक साल में, लेकिन कितना प्रोडक्टिविटी है उसका? वो ऑटो वाला लॉकडाउन में भूखे मरा तो उसका कितना नुकसान हुआ? जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो फिर से कमाना शुरू करेगा, तो कितना मंथली अर्निंग है ये हमें नहीं पता। फैक्ट्रीज जिसमें 10 से कम लेबर काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, पापड़ बन रहा है, बीड़ी बन रहा है, अगरबत्ती बन रहा है, जूते चप्पल का रिपेयरिंग का दुकान है, मिठाई का दुकान है, सब्जी का दुकान है, ये क्या प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं ये आप कैलकुलेट कर पाते हैं? नहीं। तो इसको कहते हैं डेटा डिफिसिट। क्या डेटा, एग्जैक्ट डेटा हमें मिलता नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर का इशू, और इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर इज लार्जर देन फॉर्मल सेक्टर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर जीडीपी में कितना, मतलब ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमी है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर कितना परसेंट है और फॉर्मल सेक्टर कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको सेकेंडरी डेटा से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ना, उसको तो डायरेक्ट उससे कैप्चर करते हैं कि एग्रीकल्चर कितने से ग्रो कर रहा है, लेकिन डिमांड वगैरह जो कैसे कैप्चर करते हैं, तो कितना ट्रैक्टर बिका है, कितना मोटरसाइकिल बिका है, कितना साइकिल बिका, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसा है, लोगों के पास कितना पैसा है। समझे? प्राइमरी डेटा नहीं मिल पाता है। जैसे माइग्रेशन को लेके अगर इकोनॉमिक सर्वे 2 साल पहले वाला आपने देखा हो उसका जिस, तो रेलवे में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उससे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कितना माइग्रेशन इंटरनल, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट हो रहा है। रेलवे का डेटा का इस्तेमाल किया गया था जिस समय अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि डेटा भी डेफिसिट है। तो जो जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल जीडीपी उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये है एक कि जीडीपी को अननेसेसरली ब्लेम मत कीजिए, उसने कभी नहीं कहा कि हम सोशल वेलफेयर को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, क्या जीडीपी एडिक्वेट है सब चीज़ को कैप्चर करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को? तो इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ जाएगा? अगर जीडीपी ने सबको कैलकुलेट कर लिया तो इनफॉर्मल सेक्टर क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो जीडीपी फेल्स टू कैप्चर द वेलफेयर लॉसेस, तो एट द सेम टाइम ऑल्सो वेलफेयर गेन इधर, ठीक है। अगर कोई इन्वायरमेंट को लेकर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा ने इनिशिएटिव लिया था, तो क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा था? डायरेक्टली तो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जीडीपी एक न्यूट्रल चीज है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जीडीपी इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और नेगेटिव कॉन्सेप्ट और न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? दिस इज न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ये बस कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप पे है, ठीक है। और ये वेलफेयर देखता है कि नहीं देखता है? नहीं, इसको वेलफेयर से नहीं मतलब है, इसको मतलब है कि क्या हुआ प्रोड्यूस, समझ गए। अल्टरनेटिव इसका क्या है? अल्टरनेटिव बहुत सारा है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा बोला गया, मीडियन इनकम बोला गया, इनइक्वालिटी गिनी कोफिशिएंट से जो कैलकुलेट करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो इस तरह का बहुत सारा अल्टरनेटिव निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जैसे भूटान का है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, और वो जीडीपी नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो हैप्पीनेस कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक पवन सुखदेव का अगर आपने शंकर IAS का पढ़ा होगा बुक ग्रीन वाला, तो टीम द
इकोनॉमिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, पवन सुखदेव, आप उनका टेक टॉक पे भी आप देख सकते हैं, वीडियो 10-15 मिनट का है, देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है। और ये प्रीलिम्स में सवाल भी आया था 2017 में, 2016 या 17 में कभी तो आया था, आई एम नॉट श्योर, बट या तो 16 में या 17 में, इन्हीं दोनों में से किसी साल आया था। तो वो भी एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। फिर एक फेज है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये भी एक अल्टरनेटिव है कि इकोलॉजी की तरफ से जाना, इकोनॉमी की तरफ से घूम के इकोलॉजी नहीं बचाएंगे, इकोलॉजी को बचाते हुए इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, समझ रहे हैं। इकोनॉमी से निकल के इकोलॉजी में नहीं जाएंगे, इकोलॉजी को बचाते हुए इकोनॉमी को डेवलप करना है। ये नहीं कि पहले खूब डेवलपमेंट कर लिए उसके बाद अब चलो पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, नहीं, ये रिवर्स भी व्यवस्था है। तो ये सब अल्टरनेटिव है, तो इस अल्टरनेटिव का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसमें भी फ्लॉज है, जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि कौन एंटीलिया में रह रहा है और कौन गांव में झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है ना, कौन बहुत बड़े बड़े घरों में रह रहा है, कोई कम घरों में रह रहा है। अगर पेपर 1 में सवाल आया था 2020 में कि कोविड ने क्लास इनइक्वालिटी को बढ़ाया है, तो क्लास इनइक्वालिटी कैसे बढ़ा है, अपॉर्चुनिटी का कमी है। अब कोविड आया है तो कोविड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन के लिए जो पहले से तैयार है, जिसके पास ये चीजें हैं, तो दे विल हार्नेस द बेनिफिट, ठीक है। तो इसीलिए जो सवाल आया था, ये देखिए सवाल है कि क्लास इनइक्वालिटी, जस्ट अ सेकंड, क्लास इनइक्वालिटी एंड poverty have been aggravated by COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic accelerated class inequality and poverty, ठीक है। तो हम पर कैपिटा इनकम निकाल के भी बहुत ज़्यादा हम वेलफेयर को नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इशू है, ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, और यही हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 39 में भी बोला गया कि इसको थोड़ा ठीक करना है। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो अल्टरनेटिव है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज़ जो है पूरे चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकता है, आपको अल्टरनेटिव का भी अल्टरनेटिव लेके आना होगा। जब साइमल्टेनियसली सब चीज़ को लेके आ पाएंगे तब एक अच्छा पिक्चर मिल पाएगा। अब आते हैं अच्छी एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिया में क्या करता है, तो हाउस ऑस्ट्रिया, स्टैटिक्स ऑस्ट्रिया, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, 3 पिलर पे चेक करता है, M फॉर मटीरियल वेल्थ, E फॉर इकोलॉजी एंड L फॉर लिवलीहुड लाइफ, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड मटेरियल वेल्थ। तो मटेरियल इकोनॉमी हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया, और ये लाइफ हो गया, मेल। तो मेल ऑफ ऑल थिंग, ठीक है। मटेरियल डायमेंशन, मटेरियल वेल्थ कितना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितना अच्छा है, इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल के अल्टरनेटिव मॉडल क्या है, जीडीपी के साथ और क्या हम मैच कर सकते हैं। इसी तरह से सारे कंट्री का दिया हुआ, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जर्मनी का वेल बीइंग इन जर्मनी, ठीक है, 46 इंडिकेटर है 12 डायमेंशंस पे, ठीक है। सब चीज़ सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कैलकुलेट किया है। तो वेल बीइंग इन जर्मनी, बस ये लिख देना है, ठीक है। जीडीपी के साथ साथ ये भी कैलकुलेट होता है। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, मेजरिंग नेशनल वेलबींग प्रोग्राम, हाउ द यूके एज ए होल इज डूइंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट किया जाता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। तो क्या क्या है, एक ये है यूके का नेशनल वेलबींग प्रोग्राम, वेलबींग इन जर्मनी, हाउस ऑस्ट्रिया, स्टैटिक्स ऑस्ट्रिया, MEL। तो ये था जीडीपी पे डिस्कशन। इसको अगर आपने अच्छे से समझा है तो बहुत काम आने वाला है आपको एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।